यानी जब पृथ्वीराज चौहान अजमेर युद्ध में बैठा था, उसके बाद में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था उसे। और सबसे पहली चुनौती अपनी आंतरिक ग्रह क्लेश था जो नागार्जुन ने उत्पन्न किया था। यानी पृथ्वीराज चौहान का चचेरा भाई था कौन? नागार्जुन। उसने उत्पन्न किया था आंतरिक ग्रह क्लेश। और क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र गुड़गांव पर अधिकार किया था नागार्जुन ने। उसका दमन किया 1178 में। किसने? पृथ्वीराज चौहान। और उसके बाद में आसपास के क्षेत्रों पर जो नीति अपनाई थी पृथ्वीराज चौहान ने, वो नीति थी दिग्विजय की। और दिग्विजय की नीति के दौरान उसने कई आसपास के राजाओं कईयों को परास्त किया। उनमें से एक था महोबा, और महोबा में उस समय थे चंदेल, और चंदेलों का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था परमार्थी देव चंदेल। अब इसके पीछे, चंदेलों के पीछे और चौहानों के बीच संघर्ष की जो कहानी थी वो ऐसी बताई जाती है। जो रीजन था प्रमुख, वो ये बताया जाता है कि एक बार पृथ्वीराज की सेना दिल्ली से कोई युद्ध लड़के आ रही थी, वापस लौट रही थी। लौटती हुई सेना के घायल सैनिकों को परमार्थी देव चंदेल ने पकड़ा और उनकी हत्या कर दी। जब बात पता चली किसको? पृथ्वीराज चौहान को। बात पता चली पृथ्वीराज चौहान को कि कोई चंदेलों का कोई राजा है परमार्थी देव चंदेल। उसने अपने सैनिकों को, घायल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अजमेर से सेना लेकर रवाना हुआ पृथ्वीराज चौहान, और एक जगह पड़ती है हरियाणा के पास में, जो जगह थी उसका नाम है नारायणा या नारायणा। यह जगह पड़ती है हरियाणा के आसपास। वहां पर जाकर अपनी सेना रोक दी। सेना को कहा, वह सेना तैयार की और कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। और दोनों के बीच में जब सेना का पड़ाव डाला, परमार्थदेव चंदेल ने नारायण नामक स्थान पर, बात पहुंची परमार्थदेव चंदेल के पास और घबरा गया पूरी तरह से। इससे पहले इसके दो सेनापति हुआ करते परमार्थदेव चंदेल के, जिनमें से थे बड़े वीर सेनापति थे, जिनका नाम था, एक का आला और दूसरा था उदल। बड़े वीर थे। ये किसी कारणवश परमार्थदेव चंदेल से रूठ कर ये पहुंच चुके थे पास में ही एक स्थित क्षेत्र जिसका नाम था कन्नौज। और कन्नौज में जो वंश शासन कर रहा था वो था गहड़वाल वंश। इस वंश का कोई राजा था जिसका नाम था जयचंद गहड़वाल। समझ गए मेरी बात को? इस गहड़वाल यानी कन्नौज में जो गहड़वाल वंश की स्थापना की थी वो था, कोई नाम है उसका चंद्रदेव। इस चंद्रदेव ने कन्नौज में गहड़वाल की वंश की स्थापना की थी। यानी गहड़वाल वंश का संस्थापक माना जाता कौन? चंद्रदेव। और उसी के वंश में एक राजा बना था कौन? जब पृथ्वीराज चौहान अजमेर में है उस समय यहां कन्नौज में कौन है? जयचंद गहड़वाल। इसके पास जाकर रहने लगे कौन? जब ऐसा कहा जाता है, इतिहास में देखने को मिलता है कि एक बार परमार्थदेव चंदेल ने आला और उदल से, इनके दो कोई बड़े नस्ल के घोड़े थे इनके, वो मांगे थे इससे, उन्होंने देने से मना कर दिया था। कहा था कि आला और उदल, ये तुम्हारे घोड़े मुझे पसंद आए, ये घोड़े मुझे दे दो। बोले ठाकुर ये घोड़े मुझे दे दे। बोले आज देना कल दे, ना तो घोड़े दे ना ही घोड़े दे। और नाराज होकर लौट गए थे कहा? जयचंद गहड़वाल के पास। जब इसको परमार्थदेव चंदेल को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर का शासक है वो अपने ऊपर आकर, यानी अपने पास के ही क्षेत्र में आकर डेरा डाला हुआ है, तो ये गलती कर बैठा था कौन? परमार्थदेव चंदेल। पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को मार दिया और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। यानी बाद में इनको मनाने गया था, आला और उदल को वापस लेने गया था जब कन्नौज से, तो इनको हवाला दिया गया अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। कहा कि तुम्हारी मातृभूमि आज मुसीबत में है, बोले चलो वापस। जब इन्होंने मना किया तो ये लौट आए अपनी मां के कहने पर वापस कि तुम्हारी मातृभूमि आज खतरे में, तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और वापस आ गए। और पृथ्वीराज चौहान और परमार्थदेव चंदेल के बीच में एक युद्ध हुआ। कब हुआ? यानी महोबा के अंतर्गत एक क्षेत्र पड़ता है तुमुल, मैदान है एक तुमुल का। वहां पर दोनों के बीच में 1182 के अंतर्गत एक युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में परमार्थदेव चंदेल हाथों में जूते चप्पल लेकर मैदान छोड़कर भाग गया। जब मैदान छोड़कर भाग गया, लेकिन उसके दोनों वीर सेनापति आला और उदल बड़ी वीरता के साथ लड़े थे इस युद्ध में, और लड़ते हुए ही मारे गए दोनों। कौन मारे गए? आला और
इसके सेनापति थे वो दोनों मारे गए। वीरता के साथ लड़े पृथ्वीराज चौहान के साथ में और लड़ते हुए मारे गए। इनकी वीरता के बारे में एक इतिहासकार है विदेशी जिसने इनको लड़ते हुए देखा, बताया। वो कहता है कि वास्तव में यह बात सही है कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। कि हमेशा कुत्ता 12 साल ही जीता है, यानी कुत्ते की उम्र 12 साल ही होती है, और 13 वर्ष सियार जीता है वो। और क्षत्रिय जो वीर होता है वो हमेशा 18 साल जीता है, बाकी का जीवन तो उसका बेकार होता है। ऐसी बात कही किसने? एक विदेशी इतिहासकार, उसका नाम है जर्नी। किसने कही थी? अगर आपसे एग्जाम में पूछे, ये पंक्तियां देकर पूछे, कई बार पूछी गई है कि किसके लिए कही गई, तो जवाब होगा आला और उदल के लिए। किसने कही? तो जवाब होगा जर्नी के द्वारा कही थी। इस युद्ध में परमार्थ चंदेल की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। यानी अपना सैनिकों का बदला लिया और महोबा पर अधिकार कर लिया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। इसी युद्ध को, यानी तुमुल के मैदान में लड़े जाने के कारण इस युद्ध को तुमुल का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कब लड़ा गया था? 1142। अब आपसे पूछेगा कि प्रश्न की पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों का दमन कब किया, तो जवाब होगा 1142। ठीक है ना? इसके बाद में अधिकार करने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने इस महोबा क्षेत्र को, यानी महोबा क्षेत्र पर अपना एक प्रशासन नियुक्त किया था, अधिकार क्षेत्र में लेकर। उसका नाम बहुत बार पूछता है, यानी महोबा सौंपा था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने अपने एक ही व्यक्ति, जिसका नाम है पंजुन राय। यानी महोबा का प्रशासक नियुक्त किया था पृथ्वीराज चौहान ने पंजुन राय या कुंजन राय। ध्यान रखना, यह प्रश्न बहुत बार आता रहता है, किसको नियुक्त किया था? तो पूछे तो कुंजन राय को नियुक्त। यानी 1182 में अपनी दिग्विजय की नीति के तहत महोबा पर अधिकार कर लिया किसने? पृथ्वीराज चौहान। तो इस तरह से, यानी वीर सेनापति थे किसके? परमार्थ चंदेल। कौन? आला और उदल, जो मारे गए थे इस युद्ध के अंदर। कौन से युद्ध में? महोबा के युद्ध में या तुमुल के युद्ध में। अब देखो स्थिति क्या है। अपने पास के इलाके में पड़ रहा है एक क्षेत्र जिसका नाम है गुजरात, और गुजरात में एक शासक था जिसका नाम था, कौन से वंश का? चालुक्य वंश का एक शासक था जिसका नाम था भीमदेव शेख। अब पृथ्वीराज चौहान तो अजमेर में है, इसके बीच में जो प्रमुख रीजन बताए जाते हैं संघर्ष के, लड़ाई के कारण बताए जाते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। यानी दोनों के बीच में हर चीज के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है, कारण होता है। अब ऐसे ही तो पृथ्वीराज चौहान को इसको इच्छा नहीं हुई कि चलो लड़ने चलते हैं, कोई तो कारण होगा किसी न किसी चीज का, क्योंकि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण हुआ करता है। एक कारण बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में क्या कारण रहा ऐसा कि दोनों के बीच में लड़ाइयां होने लगी। वो कारण देखो, सबसे पहले एक रीजन आता है जिसका नाम है, दोनों शासक अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखते थे, और हर राजा रखता है यही नहीं, हर राजा ये चाहता है कि मेरा साम्राज्य क्या हो? सबसे ज्यादा हो। यानी विस्तारवादी की नीति के तहत दोनों के अंतर्गत लड़ाइयां होती। यानी मैं यूं कहूं कि साम्राज्यवादी नीति, एक तो ये रीजन हुआ दोनों की साम्राज्यवादी नीति, दोनों की साम्राज्यवादी नीति के तहत लड़ाइयां हुई थी, संघर्ष हुआ था या संघर्ष की शुरुआत हुई थी। दूसरा रीजन यह आता है कि आपको पीछे बताया था मैंने, इसी भीमदेव सेकंड ने पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे, नाम क्या था? सोमेश्वर। 1177 में जब आबू के नरेश जेत्र सिंह के साथ युद्ध हुआ था भीमदेव और जेत्र सिंह के बीच में, उसमें सहयोग करने गया था सोमेश्वर, जो पृथ्वीराज चौहान के पिता हुआ था। उस युद्ध में मौका पाकर इसी भीमदेव ने क्या की थी? पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की हत्या की। कब की थी? 1177। पृथ्वीराज चौहान के दिमाग में थोड़ी सी ये ठीस थी कि तूने मेरे, यानी गुजरात के शासक भीमदेव ने मेरे पिता की हत्या की थी, उसका बदला लेना चाह रहा था कौन? पृथ्वीराज चौहान। एक रीजन ये था। दूसरा रीजन यह है, यानी अपने, यानी दोनों के बीच में संघर्ष की जो कहानियां चल रही है, बात चल रही है कि दोनों के बीच लड़ाई की वजह क्या थी, क्यों लड़ पड़े दोनों आपस में। एक क्षेत्र पड़ता है सिरोही के अंतर्गत जिसका नाम है आबू, और आबू के एक पीछे बताया था मैंने, जेत्र सिंह शासक हुआ करता यहां आबू का। इसकी एक, यानी आबू का शासक कौन था? जेत्र सिंह, जिसको सलग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम है इचनी देवी। अब इसका और इसकी
यानी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण रीजन बना इच्छिनी देवी। वो कैसे बनी? क्योंकि एक बार भीम, जो गुजरात का शासक था भीमदेव, ये इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहता था। किसे? इच्छिनी देवी से। एक बार मिल गए होंगे, ऐसे ही देख लिया होगा कहीं और मुस्कुरा दिया होगा, तो ये तो गलत में डूब बैठा। कौन? भीमदेव से की, है ना? कईयों के साथ होता भी है ऐसा। ये तो सोचा कि ये हमसे प्रेम करने लगी है, लेकिन इसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि हंसना हर लड़की की एक अदा होती है, लेकिन जो इसको प्यार समझ बैठे वो गधा है। हंसना तो हर लड़की की एक अदा होती है, और जो इसको प्यार समझे वो गधा है। अगर बदबाज की तरह उड़ना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। यानी गलत में डूब बैठा। ये इससे विवाह करना चाहता था, किससे? इच्छिनी देवी से। लेकिन इसका क्रश तो कुछ अलग ही था। इसको तो पता भी नहीं था कि गुजरात का शासक भीमदेव मेरे से कुछ इस तरह की सोच रखता है मेरे प्रति, और वे कह भी नहीं पाया, इजहार भी नहीं कर पाया। दोनों का वन साइड था, दोनों का वन साइड में। इसको पता भी नहीं था कि भीमदेव सेकंड मेरे बारे में ऐसा सोचता है, क्योंकि इच्छिनी देवी का क्रश तो कुछ अलग ही नजर आ रहा था। वो तो किसको चाह रही थी? पृथ्वीराज चौहान। जब पृथ्वीराज चौहान ने इच्छिनी देवी के साथ विवाह कर लिया तो भाई साहब क्या हुए? नाराज हुए। नाराज तो होगा ना। अरे अपने गुलाब जामुन को कोई दूसरा ले जाए तो थोड़ा गुस्सा तो महसूस होता ही ना, दिमाग तो थोड़ा अपसेट होता ही ना। इसी तरह से अपसेट था किसका? इसी तरह अपसेट था दिमाग किसका? भीमदेव सेकंड। ये तो एक ही बात कहते थे, क्या बोले? अन्याय हो गया इसके साथ में ना। विवाह कर ले गया कौन? भीमदेव पूरे दिन एक ही बात गुनगुनाता रहता था, क्या? बोले तू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता कोई और, है ना? तो इस वजह से कारण बना कौन? इच्छिनी देवी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य विवाद। यह कारण बना, रीजन बना। जब पृथ्वीराज चौहान इच्छिनी देवी से विवाह करता, दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई, और दोनों के एक महत्वपूर्ण कारण और नजर आता है। पृथ्वीराज चौहान और गुजरात के शासक भीमदेव के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण था पिता सोमेश्वर की हत्या करना 1177 में। किसके द्वारा? भीमदेव से। सुनो मेरी बात एक बार, एक रीजन और आता है नजर। इस भीमदेव ने एक क्षेत्र था जिसका नाम था नागौर। इस नागौर जो पृथ्वीराज के अंडर में रहा करता था, यह नागौर क्षेत्र किसके अंडर में आता था? पृथ्वीराज चौहान के अंडर में आता था। लेकिन हुआ क्या कि भीमदेव सेकंड ने इस नागौर पर अधिकार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि भीमदेव और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कई बार लड़ाइयां हुई थी। यानी संघर्ष 1184 से लेकर 87 के बीच कई बार युद्ध हुए। किसके बीच में? यानी एक तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस कौन? भीमदेव सेकंड के बीच कई बार लड़ाई हुई, और भीमदेव सेकंड ने पृथ्वीराज चौहान के एक क्षेत्र जिसका नाम है नागौर, इस पर अधिकार किया। यह भी एक रीजन माना जाता है। जब बात पता चली थी तो 1184 में दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ। कब हुआ? 1184 में दोनों के बीच एक युद्ध हुआ। किसके बीच में? पृथ्वीराज वर्सेस भीमदेव। भीमदेव के बीच में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में ना तो जीत पाया और ना ही हारा। मैंने अभी कहा कि 1184 से लेकर 87 तक दोनों के बीच में बहुत बार लड़ाइयां हुई, लेकिन निर्णय नहीं निकल पा रहा था। बाद में क्या हुआ कि भीमदेव का एक सेनापति था जो प्रधानमंत्री के पद पर भी तैनात था, नाम है जगदेव। जगदेव प्रतिहार। जगदेव प्रतिहार। इसकी मध्यस्थता से दोनों के बीच में, किसके बीच में? इन भीमदेव और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या हुई? संधि हो गई। संधि हुई, किसने करवाई? कब हुई? 1187 में यह संधि हुई दोनों के बीच में, और नागौर का परगना जो पहले पृथ्वीराज चौहान के पास हुआ करता वो उसको वापस लौटा दिया। इस तरह चालुक्य यानी गुजरात के चालुक्य वंश और चौहान वंश के बीच में मधुरता वापस आई मेरे पास में। यह तो हुई इसकी बात, संघर्ष की बात। यानी इस वजह से दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था। अब आपको ध्यान रखना, यहां जो प्रश्न बनते हैं इंपोर्टेंट, वो कौन से हैं? वो ये ध्यान रखना कि जब पृथ्वीराज चौहान अजमेर में है तो गुजरात शासक कौन है? भीमदेव सेकंड। इसको ध्यान रखना है। वजह क्या क्या थी, कारण क्या क्या थे दोनों के बीच संघर्ष के, उनको ध्यान रखना है। और एक बात, इसका दमन कब किया था? कब किया था? 1184 में दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। बाद में क्या हुआ? दोनों के बीच में संधि हुई थी। किसके मध्यस्थता से? जगदेव प्रतिहार की मध्यस्थता से, जो सेनापति प्लस प्रधानमंत्री हुआ करते थे। किसके? भीमदेव से। अब कुछ अलग कहानी है
यानी एक विशेष संघर्ष बच गया था। कौन सा? यानी मैं बात करूं कन्नौज का। आगे जो ये क्षेत्र यूपी में, पूरी राजस्थान में एक क्षेत्र पड़ता है यूपी में जिसका नाम है कन्नौज। और मैंने पहले बताया कि कन्नौज का शासक उस समय हुआ करता था कौन? जयचंद गढ़वाल। सुनना मेरी बात को थोड़ा सा समझना। यहां एक शासक था जिसका नाम है कौन? पृथ्वी। और यहां एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है कन्नौज। और कन्नौज का जो शासक था वो कौन था? जयचंद गढ़वाल। ये देखो, कन्नौज का शासक हुआ करता जयचंद गढ़वाल। यानी जब ये पृथ्वीराज चौहान यहां है तो यहां कौन है? जयचंद गढ़वाल है। सुनना मेरी बात। यानी इनके बीच में युद्ध का कारण क्या रहा, संघर्ष की वजह क्या रही? सबसे पहले कारण तो वही कि ये दोनों, ऐसा बताया जाता है कि दोनों मौसेरे भाई थे, क्योंकि सोमेश्वर की जो पत्नी थी कर्पूरी देवी, वो किसको माना जाता है? कहां की माना जाता है? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये त्रिपुरी की थी और कुछ इतिहासकार मानते हैं दिल्ली का एक शासक जिसका नाम था दिल्ली, और यहां का शासक था अनंगपाल। उसकी दूसरी बेटी के साथ में हुआ होता कन्नौज के विजय चंद्र के साथ में। आगे बात समझे? इस वजह से इस जयचंद गढ़वाल के जो नाना लगते थे वो अनंगपाल लगते थे। और इधर क्या हुआ था कि अनंगपाल के कोई पुत्र न होने की वजह से पृथ्वीराज चौहान को अपना क्या बनाया था? वारिस यानी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दिल्ली दे दी थी किसको? पृथ्वीराज चौहान। इस बात से नाराज हुआ था जयचंद गढ़वाल, क्योंकि ये दिल्ली का शासक बनने की फिराक में था कि नाना मेरे को दिल्ली सौंप के जाएगा, लेकिन उसने दे दी किसको? पृथ्वीराज चौहान। इस बात से नाराजी थी और नाराजी होने की वजह से ये क्या बन बैठे थे, यानी दोनों के बीच में संघर्ष हो गया। एक तो वजह ये, और दूसरी वजह, एक महत्वपूर्ण वजह आती है कि जयचंद, ये कन्नौज का गढ़वाल वंश बड़ा शक्तिशाली हुआ करता था, आसपास के क्षेत्रों में बहुत शक्तिशाली था ये। दूसरा एक इतिहासकार है अपने जिसका नाम है हसन निजामी। और इस निजामी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है ताज उल मासी। इस ग्रंथ में अपनी एक बात कहता है, क्या कहता है कि जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान के द्वारा अपनाई गई दिग्विजय की नीति के विरुद्ध था। कैसे? यह कहता है कि जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान के समान शासक बनने की चाह रखता था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने आसपास के क्षेत्रों को, जैसे बंडालों का दमन किया ना 1182 में, चंदेलों को हराया, गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड को परास्त किया, तो यह भी सोच रहा था पृथ्वीराज चौहान के समान शासक बनने के। यह कारण बताता है वो किसने बताया? ये हसन निजामी ने कहा, ताज उल मासरी अपने ग्रंथ में बताया। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि इस जयचंद गढ़वाल के एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था संयोग। एक प्रश्न यहां आ रहा है यहां से बहुत बार कई रेलवे में, एसएससी में एग्जाम में पूछा जा रहा है कि संयोगिता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ। देखिए अभी आया था कुछ दिन पहले एक एग्जाम, संयोगिता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, इस संयोगिता को जो अन्य नाम मिलते हैं वह है एक तिलोत्तमा, एक कहा जाता कांतिमती, एक कहा जाता संयुक्ता। ये सारे नाम किसके हैं? संयोग। इसी संयुक्ता की जो पुत्री हुआ करती थी जयचंद गढ़वाल, इसको जाना जाता है इन नामों से। और यह प्रश्न पूछता ही रहता है कई बार, ध्यान रखना इनका। इसके बाद में बात करें, यानी ये वजह कैसे बनी दोनों के बीच में, गढ़वाल वंश और चौहान वंश के बीच में संघर्ष का कारण कैसे बनी? इसके पीछे एक कहानी है, हालांकि सारी कहानी ये कुछ इतिहासकार इसको काल्पनिक बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि संयोगिता अपने गई थी ननियाल, छुट्टियों वगैरह में जाते हैं बच्चे, ननियाल गई थी। इधर पृथ्वीराज चौहान भी अपने ननियाल गया हुआ था, यानी अनंगपाल के घर गया हुआ, अनंगपाल तोमर के घर गया हुआ था दिल्ली। अब ये पूरी घटना काल्पनिक है भाई, कुछ इतिहासकार इसको सत्य मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसको झूठा बताते हैं। अब ये गए हुए थे, वहां देखा, संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को देखकर उस पर मोहित हो गई। क्या हुई? मोहित हो गई। मोहित होने की वजह से मन ही मन इससे कर बैठी प्रेम। जब कालांतर में, अब संयोगिता तो
पृथ्वीराज चौहान के आगे पीछे घूमने लग गई दिल्ली के अंदर। जब जयचंद गहड़वाल को पता चला कि अपनी बेटी यानी पापा की परी तो वहां दिल्ली में दुर्राटे काट रही। इसके बाद में जयचंद गहड़वाल कन्नौज से चला और अपनी बेटी को यहां से ले आया वापस। कहां? कन्नौज ले आया। कहां ले आया? कन्नौज। यानी अपनी बेटी संयोगिता को कन्नौज वापस ले आया। पृथ्वीराज भी कहीं ना कहीं से प्रेम किया करता था, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। पृथ्वीराज कहता है कि जुदा होना इतना आसान होता तो जुदा होना इतना आसान होता तो जिस्म से रूह को लेने फरिश्ते नहीं आया करते। मतलब है अपने शरीर से आत्मा को लेने यमराज नहीं आता कभी भी। अगर इतना आसान होता किसी से जुदा होना तो बोले ये तो वक्त बताएगा, और यहां ले आया। यहां लाकर जयचंद गहड़वाल ने संयोगिता का विवाह करने के बहाने एक तो स्वयंवर रचाने की प्लानिंग करने लग गया। किसका? संयोगिता। आसपास के देश विदेश के बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया, और बुलाने के बाद में प्रमुख मकसद तो था क्या कि संयोगिता का विवाह करना, और उसके लिए उसने स्वयंवर रचाया। बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया, लेकिन न्योता नहीं भेजा। तो किसको नहीं भेजा? पृथ्वीराज चौहान को नहीं भेजा। आसपास के सभी बड़े बड़े राजाओं को बुला लिया, लेकिन निमंत्रण नहीं भेजा गया। जिसको विवाह करना था उसी को निमंत्रण नहीं भेजा गया।